वेलकम टू ITT ऑनलाइन क्लासेज। ITT ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले क्लास में राजीव सर के द्वारा फिजिक्स का महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़े थे, जिसका विश्लेषण आज भी कुछ बच गया था। वो आज की क्लास में पूरा राजीव सर के द्वारा किया जाएगा। तो इस तरह संपूर्ण भौतिकी का पार्ट 2 आज आप लोग के बीच गया है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और उसके साथ साथ कमेंट ज़रूर कीजिए। यह अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि किस क्षेत्र में कमी है उसको हम मद्देनज़र रखते हुए और अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोग के सामने डालें। अब आप राजीव सर से पढ़ें। अब बात करते हैं सरल लोलक। सरल लोलक को हम लोग पेंडुलम समझ सकते हैं, ठीक है। डोरी द्वारा दृढ़ जो डोरी है, डोरी द्वारा दृढ़ आधार से लटका हुआ एक गोलक जो कि किसी निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द दोलन करता है, उसे सरल लोलक कहते हैं। पेंडुलम आपने देखा ही है ना। लोलक का जो अधिकतम आवर्त काल रहता है वो 84.6 मिनट होता है, ठीक है। लोलक की जो घड़ी है वो गर्मी में सुस्त तथा सर्दी में तेज होती है, ठीक है। और यदि सरल लोलक को लिफ्ट में लटकाया जाए और लिफ्ट त्वरित से नीचे आ रही हो तो लोलक का जो आवर्त काल है वो बढ़ जाएगा। यदि लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही हो तो लोलक का जो आवर्त काल है वो घट जाता है। यदि लिफ्ट मुक्त रूप से गुरुत्व के अंतर्गत गिर रही है तब जो लोलक है यानी कि पेंडुलम है उसका जो आवर्त काल है अनंत हो जाएगा, ठीक है। तो चंद्रमा पर जो मतलब कि अगर हम लोग पेंडुलम घड़ी लेके जाएंगे तो उसका जो आवर्त काल है वो बढ़ जाएगा, मतलब कि घूमने की जो है पेंडुलम होने की वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जो जी का मान है वो पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 गुना होता है, ठीक है। कहाँ पर? चंद्रमा में। देखिए जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यह है आपका पेंडुलम। इसी का जो है ना घूमने का वही बदलता रहता है अलग अलग अवस्था में, ठीक। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं तरंग के बारे में। वेव बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तरंग वह विक्षोभ है जिसके माध्यम से ऊर्जा का क्या करते हैं, संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक करते हैं। मतलब कि जो एनर्जी है उसका डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ठीक। तरंग सामान्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है यांत्रिक तरंगे, दूसरी होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। यही हमको पढ़ना है, ठीक है। तरंगों के प्रकार पहले पढ़ते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं? जब तरंग किसी गति की दिशा में, देखिए दोस्तों अच्छे से समझिएगा, जब तरंग की गति की दिशा में माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश या समांतर होती है तो ऐसी तरंग को अनुदैर्ध्य तरंगे कहा जाता है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगों की उदाहरण है, ठीक है। इसको मैं आपको डायग्राम से बता देता हूं, ठीक। तो क्या होती है अनुदैर्ध्य तरंगे? जैसे कि दोस्तों ये तरंग है, ये तरंग जा रही है, ठीक है। अब वो क्या है, इसी के जो अनुदिश है, ये एक तरंग है, ये जा रही है। तो ये जो तरंग है, ये दोनों तरंग एक दूसरे के क्या है, समांतर है, पैरेलल है। तो दोस्तों जो तरंग एक दूसरे के पैरेलल रहती हैं, मतलब कि क्या कहा जाए इसको, किसी एक्सिस के समांतर रहती हैं। मान लो दोस्तों अपन ने ये एक्सिस पढ़े ना, ये एक्स एक्सिस बाय एक्सिस, एक्स एक्सिस बाय एक्सिस, ठीक है। तो ये जो तरंग है, ये तरंग जा रही है, ये अक्ष के समांतर जा रही है, ठीक है। तो ये अक्ष के जो समांतर तरंगे होती हैं उसको हम लोग कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक है। इतना आप समझ लेना, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। चलिए इसके बाद जो अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं, अक्ष के समांतर नहीं होती हैं, अक्ष के लंबवत होती हैं, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस है। जैसे कि हो गई हमारी प्रकाश तरंगे जो हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ठीक है। इसके बाद जो विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। विद्युत चुंबकीय तरंगे ये ऐसी तरंगे हैं जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, कोई भी मीडियम की जो है ना आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश, ऊष्मा विद्युत चुंबकीय तरंग के उदाहरण है। मतलब कि लाइट और जो हीट है ना, ये विद्युत चुंबकीय तरंग के उदाहरण है, ठीक। चलिए जो कैथोड किरणें हैं, कैनाल किरणें हैं, अल्फा बीटा किरणें, ध्वनि तरंग अर्थात जो पराश्रव्य तरंगे हैं, ये जो है ना विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। एग्जाम्पल में आपको पूछा जा सकता है, अगर क्वेश्चन आएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन कौन सी नहीं है, तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया है, इनको अच्छे से ध्यान रखना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो कौन कौन सी होती हैं दोस्तों? सबसे पहले जान लेते हैं कि ध्वनि तरंगे होती क्या है। ध्वनि तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंगों के रूप के जो गमन होता है, गमन करती हैं। दोस्तों ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। ये तरंग वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड लगभग की चाल से चलती हैं। यांत्रिक तरंगों की जो आवृत्ति परिसर होता है वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला तो होती है श्रव्य तरंगे होती है, दूसरी होती है अश्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे, और तीसरी होती है पराश्रव्य तरंगे। अब दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है, श्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे ये होती क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। बात करते हैं श्रव्य तरंगों के बारे में। तो दोस्तों इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? फिर इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो होती है इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब कि आवृत्ति होती है, और इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने कान से सुन सकते हैं। ठीक है। और जो अपश्रव्य तरंगे होती है ना, वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, जिसे हम लोग अपने कान से नहीं सुन सकते हैं। ठीक है। ये तरंगे सांपों द्वारा सुना जा सकता है। ठीक। उसके बाद बात करते हैं पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंग को भी हम लोग मनुष्य अपने कान से नहीं सुन सकते हैं। अगर हम लोग वो सुनेंगे ना तो ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, क्योंकि दोस्तों ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक तरंग की तरंगे होती हैं, और मनुष्य कान से तो इसे सुन नहीं सकता है, लेकिन जो बिल्ली, कुत्ता, मच्छर आदि जो है ना, और चमगादड़, मतलब कि चमगादड़ तो ये तरंग उत्पन्न करता है, तो बिल्ली, कुत्ता, मच्छर ये सब आसानी से सुन सकते हैं। ठीक है। हम लोग नहीं सुन सकते। चमगादड़ इन तरंगों को उत्पन्न करता है। इसके बाद जो ध्वनि तरंग की जो चाल है वो सबसे अधिक ठोस में होती है, उसके बाद जो द्रव में, फिर उसके बाद गैस में होती है। काफी इंपॉर्टेंट है कि ध्वनि की जो चाल होती है वो किस में सबसे ज्यादा होती है? ठोस में ज्यादा होती है। तो दोस्तों आप इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ट्रेन की जो पटरी है ना, पटरी में आपको ट्रेन दूर दूर तक नहीं दिखेगी, लेकिन जब आप पटरी से कान लगाओगे ना तो आपको ट्रेन का पता चल जाएगा कि पटरी को, मतलब कि ट्रेन कौन सी पटरी में आने वाली है। ठीक है। तो वो इससे ही पता चलता है, क्योंकि जो लोहा है ना, लोहा सॉलिड है, तो ठोस में जो है ना, मतलब कि ध्वनि की चाल अधिक होती है। इसके बाद माध्यम का ताप बढ़ने पर एक घनत्व एवं घनत्व बढ़ने पर ध्वनि का जो है वो वेग बढ़ जाता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता व परावर्तक तल के बीच की जो दूरी है वो कम से कम 17 मीटर होनी चाहिए। इसके बाद जो पराश्रव्य ध्वनि है उनके उपयोग पूछ लिए जाते हैं कि संकेत भेजने में इसका उपयोग किया जाता है, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, कीमती कपड़ों, वायुयान, घड़ियों के पुर्जे को साफ करने में, कल कारखानों की चिमनियों से कालिख हटाने में, और दूध के अंदर हानिकारक जो जीवाणु है उनको नष्ट करने में, अंधेरे में चमगादड़ का उड़ना, गठिया रोग के उपचार व मस्तिष्क में ट्यूमर का पता लगाने में। ठीक है। तो यहाँ जो है पराश्रव्य का मतलब कि यूज किया जाता है तरंगों का। दोस्तों जो सोनार है यह एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा जो समुद्र में डूबी गई वस्तुओं का पता लगाया जाता है। इसके लिए पराश्रव्य जो तरंगे हैं, तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक। चलिए, तो ये हो गई हमारी ध्वनि तरंगे। अब बात करते हैं हीट भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऊष्मा का एक ऊर्जा है, मतलब कि ऊष्मा भी, हीट भी एक प्रकार की क्या है, एनर्जी है, जिससे हमें वस्तु की गर्माहट की अनुभूति होती है। जैसे कि दोस्तों आप कोई भी आग तापते हैं तो आपको आग से क्या होती है, अपने आप में एक गर्माहट महसूस होती है ना, वही क्या है, हीट है दोस्तों। इसका जो मात्रक है वो कैलोरी है, किलो कैलोरी तथा जूल। ठीक है। 3 मात्रक हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है, तो 4.186 जो है वो इसका जूल होता है 1 कैलोरी बराबर। ठीक है। अब ताप क्या होता है, हमारा टेम्परेचर। ताप किसी वस्तु की गर्माहट तथा ठंडक का मापन है। जब 2 वस्तुएं संपर्क में स्थित होती हैं तो ऊष्मा का प्रवाह सदैव उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है। तो यही क्या कहलाता है, ताप कहलाता है। मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है 37 डिग्री सेल्सियस, या तो हम लोग फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। -40 डिग्री सेल्सियस पर ताप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान होते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर के अनुसार हम लोग देखें तो 96 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट तक का जो ताप मापा जाता है डॉक्टरी थर्मामीटर से, जबकि पारे का जो हिमांक है वो कितना होता है, मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, -39 डिग्री सेल्सियस होता है। इससे नीचे का जो ताप मापने के लिए हम लोग एल्कोहल युक्त जो थर्मामीटर है उसका प्रयोग करते हैं। एल्कोहल का जो हिमांक होता है वो मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट होता है -115 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। ध्यान रहेगा आपको। वस्तु के ताप को मापने के लिए जो यंत्र यूज किया जाता है थर्मामीटर है, नॉर्मल बात है। ठीक है। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान, एकांक मतलब मैंने आपको जाना है एक अंक। ठीक है। उसके बाद एकांक द्रव्यमान के एकांक ताप में वृद्धि में उत्पन्न करती है। ठीक है। किसी पदार्थ की एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर
बढ़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। इसमें आप फॉर्मूला याद रखना, S = Q अपॉन m डेल T, ठीक है, जिसमें Q ऊष्मा है और m द्रव्यमान है, जहां T मतलब कि डेल T क्या है, तापांतर है। डेल T क्या है, आपका तापांतर है, तापों के टेम्परेचर के बीच का जो अंतर है वो तापांतर है, ठीक है। इसका जो मात्रक है वो जूल, किलोग्राम या केल्विन कह दो, या कैलोरी, ग्राम, डिग्री सेल्सियस कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका विशिष्ट ऊष्मा। अब बात करते हैं जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक किसकी होती है, जल की। ताप बढ़ने पर अधिकतर पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा बढ़ती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने पर घटती है और इसके बाद बढ़ती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा 15 डिग्री सेल्सियस पर 4180 जूल किलोग्राम केल्विन होती है। पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो कम होती है, ठीक। उसके बाद जो सोने की विशिष्ट ऊष्मा है 130 जूल किलोग्राम केल्विन होती है, ठीक है। विशिष्ट ऊष्मा के कुछ उदाहरण देख लें। खाना पकाने में बर्तन एल्यूमिनियम, कांस्य तथा इस्पात के बनाए जाते हैं, क्योंकि इन पदार्थों की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो कम तथा चालकता इनकी अधिक होती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें खाना बनाते हैं। इसके बाद जो थर्मस फ्लास्क है वो दोहरी कांच की दीवार के बने होते हैं, जिसके कारण इनमें से ऊष्मा का संचरण ना के बराबर होता है तथा रखी गई गर्म वस्तु गर्म व ठंडी वस्तु व ठंडी बनी रहती है, ठीक है। वस्तु क्या होती है, ठंडी बनी रहती है, ठीक। ये किसके कारण, विशिष्ट ऊष्मा के कारण। अब और उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। उदाहरण तो देखना जरूरी है, क्योंकि उदाहरण से ही अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो कांच के गिलास जो है वो काफी तेज से गर्म पानी में डालने पर टूट जाते हैं, क्योंकि गर्म होने के कारण जो अंदर की सतह है वो फैलती है। सर्दियों में हैंडपंप का जो पानी वो गर्मियों में ठंडा महसूस होता है, क्योंकि सर्दियों में बाहर का तापमान अपेक्षाकृत कम होता है और जो गर्मियों में अधिक होता है। अब जो बात करते हैं अगले एग्जाम्पल के बारे में, जो मिट्टी के घड़े होते हैं। मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा रहता है, क्योंकि इसके जो छिद्र होते हैं ना, छिद्र से बाष्पन के कारण लगातार ऊष्मा में कमी आती है, ठीक। इसके बाद जो कमरों में रोशनदान की जो छत रहती है, छत के समीप बनाए जाते हैं। रोशनदान जो है वो छत के समीप बनाए जाते हैं, क्योंकि गर्म वायु हल्की होने के कारण ऊपर उठती है, वह कमरे से बाहर निकल जाती है। इसके बाद बात करते हैं गर्मी के मौसम में साइकिल का जो ट्यूब टायर है ना, मतलब कि टायर रहता है, वो फट जाता है, क्योंकि उसमें उपस्थित जो वायु का ताप के कारण, मतलब कि जो उसका उपस्थित जो है ना वायु का ताप, उसके कारण वो फटता है। बरसात के मौसम में अधिक गर्मी महसूस होती है, क्योंकि ऊष्मा वायुमंडल से बाहर नहीं निकल पाती है, ठीक। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग गुप्त ऊष्मा और उसमें संचरण क्या होता है। दोस्तों, गुप्त ऊष्मा होती है नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए जो अनावश्यक ऊष्मा की जो मात्रा का पदार्थ होता है, पदार्थ को ही क्या कहते हैं हम लोग, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसे एल से प्रदर्शित करते हैं, तो ध्यान रखना, एल से प्रदर्शित करते हैं। बर्फ के जो गलन की गुप्त ऊष्मा होती है वो 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। बाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, वो 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। अब बात करते हैं ऊष्मीय संचरण क्या होता है। ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की जो प्रक्रिया होती है उसको ऊष्मीय संचरण कहा जाता है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन द्वारा होता है। गैसों में तथा द्रवों में ऊष्मा का जो संचरण होता है वो संवहन द्वारा होता है। और सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी पर विकिरण विधि द्वारा पहुंचता है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। ऊष्मीय संचरण के कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग जो पूछे जाते हैं। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक जलन होता है, क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। जल की अपेक्षा भाप की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो अधिक होती है, इसी कारण, ठीक। 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर जल से अधिक ठंडी होती है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ पिघलती, मतलब कि क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पिघलती बर्फ है उसमें कुछ नमक या शोरा मिलाने पर बर्फ का जो गलनांक है वो 0 डिग्री सेल्सियस से घटकर -22 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जिसे हिम मिश्रण का उपयोग कुल्फी, आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि जो हिम या आइसक्रीम बनाने में जिस बर्फ का यूज़ किया जाता है वो आइस वाटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश, दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग की रूप में संचरित होती है। ये अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले जो की थी वो रोमर ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रोमर का नाम पूछा जा सकता है। तो प्रकाश के वेग की गणना किसने करी थी, सबसे पहले करी थी रोमर ने,
तो दोस्तों मैंने आपको ब्रेक नहीं दिया ना, ठीक है, इसको खत्म हो जाने दीजिए, मैं आपको ब्रेक देता हूं, ठीक है। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। सूर्य का जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी पर 8 मिनट से 19 सेकंड के 19 सेकंड में पहुंचता है। पृथ्वी पर जो सूर्य का प्रकाश है वो 8 मिनट 19 सेकंड में पहुंचता है पृथ्वी पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक। चलिए, जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, ये तो एग्जाम्पल है, ठीक है, तो ये हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं आपको ब्रेक देता हूँ, तो फटाफट पानी वगैरह पी लीजिए, उठ लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप थोड़ा सा फ्रेशनेस तो जरूरी है, कितनी देर तक पढ़ोगे, ठीक है। तो अब फटाफट आपने, आई होप आपने मतलब कि पानी यानी पी लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों ये भी मेरे को बहुत पसंद आता है, क्योंकि 12th में मैंने सबसे ज़्यादा अच्छे से यही पढ़ा था। तो दोस्तों क्या होता है, एक परावर्तक तल है, मान लो परावर्तक तल क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग मिरर ले लो, ठीक है, मिरर होता है, दर्पण लिखा भी है ना दोस्तों, मिरर है। मिरर से मैंने यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से लेजर लाइट डाली, तो दोस्तों लेजर लाइट में यहाँ पे डालूंगा तो उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो इधर साइड में होगा, ठीक है। और जो इसके बीच में मैं क्या कर दूंगा, एक परपेंडिकुलर कर दूंगा। अब बहुत ध्यान से समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ दोस्तों। यहाँ से मैंने लेजर लाइट लगाई, तो दोस्तों ये जो मैंने लाइट कराई, लाइट को ही हम लोग मतलब कि किरण बोलते हैं ना, तो दोस्तों यहाँ से जो मैंने लाइट चलाई इसको बोलते हैं हम लोग आपतित किरण, और यहाँ से टकरा के जो गई मतलब कि परावर्तित होकर जो किरण गई उसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। और इसके बीच में मैंने क्या डाला, एक परपेंडिकुलर डाला, तो परपेंडिकुलर को बोलते हैं हम लोग अभिलंब। अब दोस्तों आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण कहलाता है उसको आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम लोग आई से दर्शाते हैं, और परावर्तन कोण है उसको हम लोग आर से दर्शाते हैं, ठीक है। अब सिंपल लैंग्वेज में इसको समझ लीजिए कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर टकराती है तो वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसी को ही हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह या समतल सतह पर टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जिसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों थोड़ा समतल दर्पण के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है। दोस्तों प्रतिबिंब काल्पनिक व वस्तु के बराबर व पार्श्व उल्टा बनता है। कोई वस्तु, कोई मतलब कि कोई भी व्यक्ति है, कोई व्यक्ति v चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण पर अपना प्रतिबिंब 2v चाल से अपनी ओर गति करता हुआ प्रतीत होता है। मतलब कि आप दर्पण के पास दौड़ोगे ना, मतलब कि मिरर लेना, उसके सामने आप दौड़ना, तो दोस्तों जितनी तेज आप दौड़ोगे ना उससे दुगनी तेजी से वो आपके सामने आएगा, ठीक है। समतल दर्पण पे किसी वस्तु को जो पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की जो लंबाई है ना वो वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। अगर आपको किसी दर्पण में मतलब कि किसी मिरर में अपनी इमेज देखनी है ना तो अपनी हाइट का इमेज अपने सामने रख लेना, आपको पूरी इमेज दिख जाएगी उसमें, ठीक। कोण, इसका जो कोण है, कोण थीटा पर झुके समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब की संख्या होती है वो, इसको बस आप देख लीजिए, n बराबर 360 डिग्री अपॉन थीटा -1, इतना नहीं पूछा जाता, ठीक। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव लेंस, ठीक है, और उत्तल दर्पण को बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर्स, ठीक है। वहां पे मैंने लेंस बोल दिया था, तो मिरर है, ठीक है। तो ये है आपका क्या है, अवतल दर्पण है, और ये जो आपको इधर साइड दिखने वाला है ये है हमारा उत्तल दर्पण, ठीक है। तो दोस्तों जो अवतल दर्पण रहता है इसमें जो इमेज बनती है वो पूरी वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। वर्चुअल नहीं मतलब कि आपको दिखती है इमेज, ठीक है, वो बनती है। उसके बाद ये जो इसमें आपको ये दिख रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एक साइड जो है वो पॉलिश रहती है, ठीक है, और ये पूरा मिरर का कार्य करता है, ठीक है। और जो हमारा जो उत्तल दर्पण है इसमें जो है बाहर के साइड क्या रहती है, पॉलिश रहती है, जिसके कारण क्या होती है, मतलब कि इधर साइड हमको मिरर दिखता है। दोस्तों इसमें जो इमेज बनती है ना, ये जो इमेज रहती है वर्चुअल इमेज रहती है, हमारी जो है वास्तविक इमेज नहीं रहती, वर्चुअल इमेज रहती है, रियल इमेज नहीं रहती है, ठीक है। और जबकि जो हमने अवतल दर्पण में देखा, हमारी जो इमेज बनती है ये रियल इमेज बनती है, ठीक है। इतना ध्यान रखना आप लोग। जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में, और आंख, कान, नाक के जो मतलब कि डॉक्टर रहते हैं वो इसके दर्पण का उपयोग करते हैं। और गाड़ी की जो हेडलाइट है, गाड़ी की हेडलाइट में और सोलर कुकर में जो इस दर्पण का यूज किया जाता है उसका नाम है कॉनकेव लेंस, ना कि कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस का यूज कहाँ है दोस्तों, गाड़ी के जो चालक
चालक है सीट के पास जो मतलब कि पीछे के हम लोग गाड़ी में जो रहता है ना पीछे का दृश्य देखने के लिए जो मिरर यूज करते हैं वही है जो है ना वो उत्तल दर्पण है। ठीक है, और जो सोडियम परावर्तक लैंप रहता है वो भी क्या है हमारा उत्तल दर्पण है। ठीक, तो ये दर्पण आपका क्लियर हुआ। अब देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो दोस्तों इस चित्र से समझना, अब मैंने यहाँ से लेजर लाइट डाली है। ठीक है, सबसे पहले तो समझ लिए जो प्रकाश का अपवर्तन होता है वो दो मीडियम में होता है। ठीक है, एक मीडियम को हमने मान लिया विरल माध्यम, एक को मान लिया हम लोग सघन माध्यम। ठीक है, इसको मान लिया नीचे वाला हमने पानी, ऊपर वाला मान लिया अपन ने एयर। ठीक है, तो यहाँ से मैंने लेजर लाइट चलाई, लेजर लाइट पानी में गई और पानी में जाने के बाद वो थोड़ी सी झुक गई। ठीक है, अब इसके बीच में हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। तो दोस्तों ये परपेंडिकुलर को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, यहाँ से मैंने क्या करा, लाइट डाली और लाइट डालने के बाद जो रे अंदर गई, मतलब कि लाइट अंदर गई, वो क्या हो गई, अभिलंब की ओर झुक गई। ठीक है, अभिलंब की ओर क्या हो गई, झुक गई। तो दोस्तों अभिलंब की ओर झुकना ही क्या कहलाता है, ये प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब एग्जैक्ट डेफिनेशन समझिए इसकी। ठीक है, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है और इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं इसे प्रकाश का अपवर्तन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक, चलिए अब समझ लेते हैं कि जो लाल रंग का अपवर्तनांक है वो सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक है वो सबसे अधिक होता है। इसको ध्यान रखना आप लोग कि लाल रंग का अपवर्तनांक ये पूछा जाता है। अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से दर्शाते हैं, वो उतना जरूरी नहीं है, लेकिन इतना आप ध्यान रखना कि लाल रंग का जो अपवर्तनांक है वो बैंगनी रंग के अपवर्तनांक से कम होता है, जबकि बैंगनी रंग का अपवर्तनांक है वो अधिक होता है। जैसे कि दोस्तों आप आसमान देखते हो नीला क्यों दिखाई देता है, वो अपवर्तनांक बैंगनी रंग का ज्यादा होता है इसलिए दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद आप ध्यान रखना, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी जो आवृत्ति है वो अपरिवर्तित रहती है, जबकि जो तरंग दैर्ध्य व उसका वेलोसिटी है, मतलब कि वेवलेंथ है और उसकी वेलोसिटी वो बदल जाती है। अब निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड बोल दो या मीडियम में लाइट की स्पीड बोल लो, उसके जो अनुपात है, रेशियो है, उसको हम लोग निरपेक्ष मतलब कि अपवर्तनांक कहते हैं। ताप बढ़ने पर भी सामान्यतः अपवर्तनांक क्या होता है, घट जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन को देख लेते हैं। प्रकाश के जो प्रकीर्णन है वो धूल तथा अन्य पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कणों से युक्त माध्यम के द्वारा प्रकाश का सभी दिशाओं में असमान रूप से जो प्रसारित हो जाना होता है वो प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है ना वो जो होता है, मतलब कि देखिए जो अपना ब्लू कलर है, ब्लू कलर का प्रकाश का प्रकीर्णन ज्यादा होता है। प्रकीर्णन को एक तरीके से ऐसे समझिए फैलाव, कोई भी कलर का फैलाव कितना होता है। आप अक्सर दीपावली में लाइट्स को देखते होंगे, अगर रेड लाइट है, रेड लाइट तो बहुत दूर तक जाती है क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, लेकिन जो ब्लू लाइट रहती है वो फैलाव होती है, फैलती है ना, मतलब कि एकदम सीधी तो नहीं जाती, वो फैलती है। आप देख लेना, प्रैक्टिकल करके देखना, जब आप कोई भी ब्लू लाइट देखोगे ना तो वो फैली हुई दिखेगी, आजू बाजू है ना वो क्लियर नहीं दिखती, फैली हुई दिखती है, जबकि रेड लाइट क्लियर आपको दिखती है। ठीक, चलिए इसके बाद बात करते हैं लेंस। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल लेंस। ठीक है, जब लेंस अधिक अपवर्तनांक वाले होते हैं उसको अगर द्रव्य में डुबाया जाता है तो उसकी जो फोकस दूरी है, फोकल लेंथ है, वो क्या होती है, फोकल लेंथ बढ़ जाती है। तथा जो उत्तल लेंस है, अवतल लेंस की भांति तथा उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। कब, जब उसको हम लोग पानी के अंदर डुबा दें। किसको, लेंस को अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव्य में डुबाया जाए तो। ठीक, चलिए वायु का जो बुलबुला है वो द्रव्य में अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि जो वायु का बुलबुला वो मतलब कि किसकी तरह कार्य करता है, वो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। लेंस की जो क्षमता है, वो क्षमता का जो मात्रक है वो डायऑप्टर है। ठीक है, डायऑप्टर पूछा जाता है कि लेंस की क्षमता नापने का जो मात्रक है वो क्या है, डायऑप्टर है। ठीक है, जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये है कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस कैसा है, इसको मैं याद कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसको याद करने के लिए कॉन्वेक्स, आप नाम याद रखिए कॉन्वेक्स। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे
ठीक है, तो ये हो गया कॉन्वेक्स। अब दोस्तों इसमें आपको एक चीज दिख रही होगी, इतना हिस्सा ये वी जैसा दिख रहा है, तो इसमें भी क्या छुपा हुआ है, वी छुपा हुआ है, तो इसलिए ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। जबकि कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस ऐसा बनता है हमारा, जैसे कि नीचे देखा था हमने, ऐसा लेंस बनता है। ठीक है, तो कॉनकेव में लिख देता हूं। ठीक है, तो इसमें क्या बीच में क्या आ रहा था, वी, इसमें क्या आ रहा है, सी, तो दोस्तों 2 सी बन रहे हैं इसमें। तो ऐसे याद कर सकते हैं, जो कॉनकेव लेंस है वो मतलब कि आपको डायग्राम से समझ आ गया होगा, और कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स का जो बी है, बी हमारे लेंस जैसा दिखता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगा के। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, वो क्योंकि नीला रंग सबसे अधिक जो है प्रकीर्णन होता है और फैल जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, नीला रंग का जो है ना, जो फैलाव है वो ज्यादा होता है। फैलाव भी मैंने बताया था ना आपको, प्रकीर्णन फैलाव एक तरीके का फैलाव होता है, इसलिए जो आसमान है वो नीला है। इसके बाद हमारे दर्पण, हम दर्पण में आप अपने आप को देख पाते हैं, क्योंकि जो दर्पण से प्रकाश का क्या होता है, हमारे अंदर परावर्तन हो जाता है। प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम अपने आप को मिरर में देख पाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं और खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं, क्योंकि लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे अधिक रहता है और सबसे कम रहता है बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य। ठीक है, इसके बाद जो वर्षा के मौसम में इंद्रधनुष दिखाई देता है, जो कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है, जिसमें प्रकाश के अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की मतलब कि परावर्तन की क्या है, मतलब कि घटनाएं शामिल है। बिजली चमकते समय जो प्रकाश पहले दिखाई देता है तथा ध्वनि बाद में सुनाई देती है, क्योंकि प्रकाश की चाल है ना, वो ध्वनि की अपेक्षा अधिक होती है। प्रकाश की चाल ध्वनि की अपेक्षा ज्यादा होती है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। पूछा जाता है कि ध्वनि की चाल ज्यादा होती है कि प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। ठीक, गर्मियों में सफेद वस्त्र का जो उपयोग है वो अधिक किया जाता है, क्योंकि सफेद वस्त्र ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, काले वस्त्र ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, इसलिए जो सोलर कुकर बनाया जाता है वो काला बनाया जाता है। ठीक, द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई दे पड़ती है, क्योंकि यह प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण है। जल के अंदर पड़ी हुई वस्तु वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई पड़ती है। हीरे का जो चमकना है वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, ये पूछा जाता है हीरे का चमकना किसका उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ठीक, अब इसमें इंपॉर्टेंट आता है निकट दृष्टि दोष, मतलब कि नेत्र दोष क्या होते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या होते हैं, इस रोग में जो ग्रसित व्यक्ति होता है वो नजदीक की वस्तु देख लेता है परंतु दूर की वस्तु नहीं देख पाता। दोस्तों इसमें सब लोग को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, जब भी सुनते हैं कि निकट दृष्टि दोष है तो आप लोग यही अनुमान लगाते हैं कि उसको पास की चीज नहीं दिखती होगी, निकट की चीज नहीं दिखती होगी, परंतु ऐसा नहीं है। निकट दृष्टि दोष का मेन से पास की वस्तु तो दिखती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखती है, इसी को ही क्या कहा जाता है, निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। और इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, अवतल लेंस यूज किया जाता है। ठीक, और दूर दृष्टि दोष इसका अपोजिट है, इसके लिए उत्तल लेंस यूज किया जाता है। इसमें हमको दूर की चीज तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की चीज अच्छे से नहीं दिखाई देती है। जरा दृष्टि दोष क्या होता है, इस जो जरा दृष्टि दोष है, इस दोष में व्यक्ति को दूर तथा पास की वस्तु है ना वो नहीं देख पाता है। इस दोष का जो निवारण है वो द्विफोकसीय लेंस के द्वारा किया जाता है, मतलब कि जिसमें 2 फोकस हो, 2 फोकल लेंथ हो, उसके माध्यम उस लेंस का यूज करके इस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। ठीक दोस्तों, जो अबिंदुकता है इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में तो ठीक देख पाता है परंतु ऊर्ध्व दिशा में नहीं देख पाता है। ठीक, इतना तो कुछ ध्यान रखना आप लोग। इसके निवारण के लिए बेलनाकार जो लेंस है उसका उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है दोस्तों, पदार्थ को परस्पर रगड़ने पर या घर्षण से उस पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसी को हम लोग स्थिर विद्युत कहते हैं। ठीक है, मतलब कि एक तरीके का आवेश जो है ना वो उपस्थित होता है, मतलब कि उत्पन्न हो जाता है। जब आप 2 वस्तु को रगड़ोगे ना तो उसमें एक आवेश उत्पन्न होगा, उसी को क्या कहा जाता है, स्थिर विद्युत कहा जाता है। ठीक है, इसके में जो आवेश जो रहता है ना वो स्थिर रहता है। अब दोस्तों एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे उन्होंने 2 प्रकार के आवेशों को बताया, मतलब कि नाम दिया था। आवेशों को 2 नाम दिए थे, एक दिया था धनात्मक और एक ऋणात्मक आवेश। समान प्रकार के आवेश जो मतलब कि आवेश होते हैं वो परस्पर प्रतिकर्षित होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, और जो विपरीत प्रकार के मतलब कि आवेश होते हैं वो आकर्षित होते हैं। ठीक है, अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट मतलब कि आप मैग्नेट लेना, मैग्नेट में जो नाउथ है उस नाउथ पोल है और नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, वो दोनों क्या होते हैं, आपस में आकर्षित होंगे। लेकिन आप नॉर्थ करोगे तो क्या होगे,
प्रतिकर्षित होंगे, मतलब कि दूर भागेंगे, मतलब कि समान प्रकार के दूर भागते हैं और अलग अलग पोल के क्या होते हैं, पास आते हैं। किसी खोखले चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, इतना ध्यान रखना। चालक जिन पदार्थों से होकर आवेश मतलब कि आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उन्हें चालक कहते हैं। चालक क्या होता है, देखो दोस्तों, चालक मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से हो जाए, वो चालक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि चांदी होगी, तांबा, एल्युमिनियम। सबसे अच्छा चालक जो होता है वो चांदी होती है, इसके बाद ग्रेफाइट होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। इसके बाद जो कुचालक है, कुचालक जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह ना हो पाए वही कुचालक कहलाता है। ठीक है, जैसे कि लकड़ी हो गई, कागज, रबड़, इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं होता है। चालक तथा कुचालक पदार्थ के अतिरिक्त कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जिनकी जो विद्युत चालकता है चालक एवं कुचालक पदार्थों के बीच में कार्य करती है, उसको अर्धचालक कहते हैं, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम। दोस्तों, अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर होते हैं जो कि कभी कभार चालक की तरह कार्य करते हैं और जो कभी कभार कुचालक की तरह भी कार्य करते हैं, उसी को हम लोग सेमीकंडक्टर या अर्धचालक कहते हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं ओम का नियम के बारे में। दोस्तों, ओम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम क्या होता है, नियत ताप पर चालक के सिरों पर लगाया गया जो विभवांतर होता है उसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे कि B = IR पढ़ा होगा आप लोगों ने, B = IR, जिसमें V वोल्ट है, I करंट है और R प्रतिरोध है। ठीक है, V = क्या होता है, IR। ठीक है, तो R इसमें प्रतिरोध है, तो यही क्या है, आपका ओम का नियम है। इसके बाद धातुओं का ताप बढ़ाने पर उसका जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है, धातुओं का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। और अर्धचालकों का अगर हम लोग ताप बढ़ाएंगे तो उनका प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा। सेमीकंडक्टर का अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध घट जाता है। इसके बाद जो विद्युत अपघटे है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, का ताप बढ़ाने पर उनका जो प्रतिरोध है वो घट जाता है। दोस्तों, जब विद्युत अपघटे को हम लोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ठीक है, तो उसमें ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है। और धातुओं का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो केवल धातुओं के पदार्थ पर निर्भर करता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। उसके बाद किसी चालक की जो विशिष्ट प्रतिरोध के जो व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम को चालक की विशिष्ट चालकता कहा जाता है। इसका मात्रक क्या है, ओम मीटर है। फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ मतलब कि उसकी यूनिट बताना चाहूँगा। करंट है, करंट को हम लोग हमेशा एम्पियर में, एम्पियर जो है उसका मात्रक है। और दोस्तों, जो वोल्ट है, वोल्ट का मात्रक मतलब कि वोल्टेज है उसका मात्रक वोल्ट है। और जो आर है, आर का मात्रक ओम है। ओम जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, हेडफोन जैसा होता है, हेडफोन से आप याद रखना, उसका मात्रक ओम याद हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों कुछ टर्म्स है, कुछ मीटर हैं, ये आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे कि बात करते हैं अमीटर के बारे में। अमीटर विद्युत धारा को एम्पियर में मापने, दोस्तों मैं सिंपल से तरीके से समझा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, जो अमीटर है, अमीटर में हम लोग हमेशा करंट को मेजर करते हैं, ठीक है, धारा को मेजर करते हैं। और जो वोल्ट मीटर है उसमें हम लोग वोल्टेज को मेजर करते हैं, बस इतना ध्यान रखिए। ठीक है, उसके बाद जो विद्युत फ्यूज है, विद्युत फ्यूज का जो प्रयोग है परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। और यह तांबा, टिन व शीशे के मिश्रित धातु का बना होता है। ठीक है, फ्यूज, विद्युत फ्यूज, इसका ध्यान रखना, इसका जो गलनांक है वो कम होता है। यह सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत सामर्थ्य की जो माप है वो अश्वशक्ति में होती है। ठीक है, जो बल्ब का फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है। बल्ब में आपने देखा होगा जो वायर होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, उसका फिलामेंट बोला जाता है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना, जो घरेलू परिपथ है सभी अवयव जो है वो समांतर क्रम में उसमें लगे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं चुंबक के बारे में। चुंबक लोहे तथा अन्य पदार्थों का एक टुकड़ा होता है जो लोहे के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। स्वतंत्र रूप से लटकाए जाने पर उत्तर तथा दक्षिण दिशा में यह ठहरता है। चुंबक को क्षैतिज तल से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उसका जो एक ध्रुव है सदैव उत्तर की ओर तथा दूसरा सदैव दक्षिण की ओर ठहरता है। उत्तर की ओर ठहरने वाला जो ध्रुव है वो उत्तरी ध्रुव व दक्षिण की ओर जो ठहरने वाला ध्रुव है उसको दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। समान ध्रुव में प्रतिकर्षण एवं असमान ध्रुव में क्या होता है, आकर्षण होता है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और जो प्राकृतिक चुंबक लोहे का जो है ना वो ऑक्साइड, वो मैग्नेटाइट होता है। ठीक, इतना ध्यान रखना। इसके बाद चुंबकीय पदार्थों का जो वर्गीकरण है उसको ध्यान रखिए, ये पूछा जा सकता है। पहले बात करते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ये कौन कौन से होते हैं, मतलब कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ मतलब कि चुंबक से क्या होता है, रिफ्लेक्ट होते हैं, वो उनको प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। जस्ता, बिस्मित, तांबा, चांदी, सोना, हीरा आदि जो है वो किसके उदाहरण है, वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है। अब बात करते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ, जो ज्यादा प्रतिचुंबकीय पदार्थ से थोड़ा ज्यादा हार्ड रहते हैं। वो प्लेटिनम हो गया, क्रोमिनियम हो गया, सोडियम हो गया और एल्यूमिनियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया आदि जो है अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है। लोह चुंबकीय पदार्थ देख लेते हैं।
मतलब दोस्तों ये पदार्थ मैं वो बता रहा हूँ जो चुंबकीय ओर आकर्षित होते हैं, ठीक है। लोहा हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट, इस्पात, ये सब क्या है, चुंबकीय ओर आकर्षित होते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब बात करते हैं जो आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी। दोस्तों परमाणु के जो सूक्ष्म कण होते हैं जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकते हैं परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, वो परमाणु मुख्यतः तीन मूल कणों जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बनते हैं। परमाणु में आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है जो न्यूक्लियस में होते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ आप जान लीजिए, ये देख लेना कि पदार्थ के मूल कणों की जो विशेषता है, जैसे कि आप जान लीजिए प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है इतना नहीं पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको आप एक बार देख लेना, ठीक है। साथ ही जो वर्ष 2015 है, 2015 में भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार मिला था संयुक्त रूप से प्रोफेसर तकाकी काजिता और साथ में प्रोफेसर ऑथर मैकडोनाल्ड को प्रदान किया गया था। तो बस इनका नाम याद रखना। इन्हें ये पुरस्कार न्यूट्रिनो ऑसिलेशन की खोज के लिए मिला था और यह खोज न्यूट्रिनोस में भी द्रव्यमान होने से मतलब की संभाव्यता को बताता है, ठीक। फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं एक्स किरणों के बारे में। जो एक्स किरणें हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। इसकी तरंग की जो परास रहती है यानी कि जो रेंज रहती है उसको हम लोग कहते हैं 0.1 एंगस्ट्रॉन से और 100 एंगस्ट्रॉन तक होती है, इसकी जो रेंज होती है। एक्स किरणों की जो खोज की थी कॉनरेड रोन्टजन ने की थी, तो इतना ध्यान रखना, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि घटनाओं को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। ये किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित नहीं होती हैं, सॉरी क्या ध्यान रखना, विक्षेपित नहीं होती हैं। अधिक समय तक पकड़ने पर एक्स किरणें का जो मानव शरीर है ना वो हानिकारक हो सकता है, ठीक है। इसके बाद जो एक्स किरणें हैं वो प्रकाश विद्युत प्रवाह को प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो प्रकाश विद्युत प्रवाह को कौन प्रदर्शित करती हैं, एक्स किरणें करती हैं। एक्स किरणों के कुछ उपयोग देख लेते हैं दोस्तों। किया जाता है सबसे पहले यूज शल्य चिकित्सा में, रेडियोग्राफी में, उसके बाद इंजीनियरिंग क्षेत्रों में, व्यावसायिक क्षेत्रों में। आप शल्य चिकित्सक में किस तरीके से एक्स किरणों का जो उपयोग किया जाता है, मानव शरीर के जो भीतर टूटी हड्डियां हैं, आप सभी लोग जानते ही हैं कि धसी हुई गोली, पथरी आदि का जो पता लगाया जाता है ना वो एक्स किरणों द्वारा किया जाता है। अब रेडियोग्राफी में कैसे दोस्तों, एक्स किरणों के द्वारा जो रोगों का उपचार होता है वो कैंसर में, जैसे कैंसर में शरीर के उस भाग पर एक्स किरणें डालने का रुग्ण सेल नष्ट हो जाती है। अब इंजीनियरिंग क्षेत्र में एक्स किरणों का उपयोग भवन अथवा पुलों में लगे लोह के शीतारों, मतलब कि जो क्षतीरों हैं के भीतर उपस्थित दरार, वायु के बुलबुले आदि का पता लगाने में किया जाता है। व्यवसाय के क्षेत्र में भी किया जाता है इसका उपयोग, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता क्या होती है। दोस्तों रेडियो सक्रियता की जो खोज की थी वो फ्रेंच वैज्ञानिक हेनरी बेक्यूरेल ने और एम क्यूरी तथा पी क्यूरी ने की थी, इसको ध्यान रखना। इस खोज के लिए इन तीनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तीन नाभिकों में प्रोटीनों की जो संख्या होती है वो 83 या उससे अधिक होती है। वे स्थायी होते हैं। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए वे नाभिक स्वतः ही अल्फा, बीटा, गामा किरणें क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। इन्हें ही रेडियो सक्रिय किरणें कहते हैं। रॉबर्ट प्रिय व उनकी पत्नी मैडम क्यूरी ने रेडियो सक्रियता के तत्व का रेडियम की खोज करी थी और रेडियम की खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ठीक है, इतना ध्यान रखना। इसके बाद सभी जो प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व हैं अल्फा, बीटा, गामा किरणों के उत्सर्जन के बाद अंततः शीशे में बदल जाते हैं। तो दोस्तों ये जो हैं कुछ अल्फा बीटा, मतलब कि अल्फा बीटा गामा रेज हैं, इनकी जो प्रकृति है, इनकी जो प्रकृति, आवेश, द्रव्यमान, वेग, इनके आधार पर जो है इनके मान को आप ध्यान में रख लेना, एक बार रख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको पढ़ लेना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नाभिकीय रिएक्टर के बारे में। नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसी युक्ति है जो नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। दोस्तों आप सब जानते हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो रही है वो न्यूक्लियर एनर्जी के कारण भी हो रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी आप पवन ऊर्जा से भी प्राप्त करते हैं, सोलर एनर्जी भी करते हैं, और एक होती है न्यूक्लियर एनर्जी, वही उसी को नाभिकीय रिएक्टर कहा जाता है, ठीक है। जो रिएक्टर है, रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 या जो प्लेटिनम है 239 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और दोस्तों अब तो थोरियम की भी तैयारी कर रही है कि थोरियम से भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाए, तो इतना डिटेल में नहीं जाना है। रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में जो कैडमियम है और बोरॉन छड़ है उसको यूज किया जाता है। परमाणु बम
नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि हाइड्रोजन बम है ना वो मतलब कि जो नाभिकीय संलयन के क्रिया पर कार्य करता है। विखंडन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का बिखर जाना, और संलयन मतलब क्या हो जाता है, बिखरी हुई चीज का समझ जाना। मतलब कि दो न्यूक्लियस होंगे, वो एक न्यूक्लियस में आ जाएंगे तो उसको संलयन कहेंगे, जबकि एक न्यूक्लियस होगा अगर वो दो भाग में बट जाएगा तो उसको विखंडन कहेंगे। तो जो परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है, हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन पे कार्य करता है। तो इस आधार पे हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि जो परमाणु बम है वो साइज में बड़ा होता है, जबकि हाइड्रोजन बम मतलब कि छोटा होता है। ठीक। सूर्य एवं तारों से जो प्राप्त ऊष्मा होती है, ऊर्जा होती है, उसका जो मुख्य स्रोत होता है ना वो नाभिकीय संलयन होता है। जो सूर्य है ना, सूर्य में नाभिकीय संलयन की ही क्रिया होती है। ठीक है। इसके बाद जो नाभिकीय रिएक्टर है, नाभिकीय रिएक्टर में अनेक प्रकार के जो समस्थानिक उत्पन्न किए जाते हैं, जिसका उपयोग चिकित्सा, विज्ञान व कृषि आदि क्षेत्र में किया जाता है। अब बात करते हैं लेजर के बारे में। दोस्तों, लेजर का अर्थ है विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। ठीक है। उसके बाद जो ये तीव्र, एकवर्णीय, समांतर तथा उच्च कलावर्ध प्रकाश पुंज है। ये किरणें क्षणभर में कठोर धातु को पिघलाकर बाष्पीकृत करती हैं। बिना तीव्रता के हानि के लिए ये लेजर पुंज चंद्रमा तक पहुंच सकती हैं और पुनः चंद्रमा से परावर्तित हो धरती की सतह पर आ सकती हैं। लेजर पुंज के उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में संचार व्यवस्था तथा दूरी मापने की जो दूरी मापन प्रणाली है उसमें भलीभांति किए जाते हैं लेजर का उपयोग। भारत में लेजर प्रौद्योगिकी के विकास के संदर्भ में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा रूवी लेजर, सोडियम ग्लास लेजर इत्यादि का विकास किया गया था। तो इसको ध्यान रखना आप लोग। चलिए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी पॉइंट है मेजर के बारे में। तो दोस्तों, मेजर क्या होता है? मेजर का अभिप्राय है विकिरण उद्दीप्त उत्सर्जन माइक्रो तरंग का प्रवर्धन। ठीक है। जो माइक्रोवेव है उनका क्या होता है? प्रवर्धन होता है मेजर में। ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, इसके द्वारा जो दृश्य प्रकाश है, दृश्य प्रकाश की तरंगों का जो कलावृत्त एक वर्णी मतलब कि एक दिशा में, एक वर्ण में क्या होता है? संकीर्ण तथा आंतरिक पुंज संग्रहित किया जा सकता है। अमोनिया जो है वो मेजर एक निम्न आवृत्ति वाला दोलित्र होता है जो कि एक घड़ी की तरह कार्य करता है। क्या? अमोनियम मेजर। ठीक है। जैसे ये मेजर आप लोग देख सकते हैं और ये है आपकी लेजर। ठीक है। तो आई होप दोस्तों मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश करी है और आपको अच्छा भी लगा होगा। थोड़ा लेक्चर बड़ा हो गया, लेकिन ये है कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। थोड़ा रोक रोक के पढ़ते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, इतना भी बोरिंग नहीं पढ़ाया है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सबसे पहले तो, आप हमारे चैनल पर नए हो तो। और दोस्तों शेयर करना तो बनता है दोस्तों, आप शेयर का ही बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि उससे मेरा भी बेनिफिट होगा। और लाइक ठोक देना, कमेंट कर देना ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ सके। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।